नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एचएसएससी के एग्जाम की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। यदि आपको अपना भविष्य बनाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी और आप एचएसएससी के अंदर अब की बार लग सकते हैं यदि बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे तो। और बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए ही हम आपके सामने एक से एक हरियाणा जीके के बढ़कर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। हरियाणा जीके के अंदर 2016 से लेकर 2021 तक जो भी एचएसएससी बोर्ड ने हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, हम आपके सामने लिखवाते जा रहे हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बताते जा रहे हैं। तो कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। आप सभी को मालूम है कि जो असहयोग आंदोलन है वो किसने चलाया था, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। लेकिन हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय नाम तो आपने सुना ही होगा, लाला लाजपत राय का। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे, लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे। सेकंड क्वेश्चन यहां पर एचएसएससी वाला आपसे पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला रहा है, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र हिसार जिला रहा है। हिसार से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, वैसे विशेष रूप से पंजाब के रहने वाले थे। लेकिन लाला लाजपत राय 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, क्वेश्चन यहां पर एक और बनेगा कि साइमन कमीशन का विरोध हरियाणा में सबसे पहले किस जिले में हुआ था, तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। हरियाणा में सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट का विरोध कौन से जिले में हुआ था, तो भी आप बताएंगे अंबाला के अंदर। लेकिन याद रखिएगा साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे और उस लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला सैंडर्स की लाठी के प्रहार से डेथ हो गई थी। लाला सैंडर्स की लाठी के प्रहार से किसकी डेथ हुई थी, लाला लाजपत राय की। और जब लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी तो उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी सरकार के लिए ताबूत की कील साबित होगा। किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। लेकिन लाला लाजपत राय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है, कांग्रेस का जो 1888 के अंदर, कहने का मतलब एक 85, 86, 87, 88 कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के अंदर। कांग्रेस का 1888 के अंदर दोस्तों कौन सा अधिवेशन होता है, इलाहाबाद जिसका नाम हो गया प्रयागराज। और इस इलाहाबाद अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने हिस्सा लिया था। यह नहीं पूछेगा कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में या 1888 में, यह नहीं पूछता। क्वेश्चन एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था, तो इलाहाबाद अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। लेकिन लाला लाजपत राय के साथ इलाहाबाद अधिवेशन में और कौन गया था, तो आप बताएंगे लाला चूड़ामणि लाला लाजपत राय के साथ जाने वाले व्यक्ति थे। जो कौन से अधिवेशन में, तो आप बताएंगे इलाहाबाद अधिवेशन की बात है। उसके बाद में नाम आता है बापोली, जो तेल शोधन कारखाना है, बापोली तेल शोधन कारखाना कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे बापोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में। और कब बना था, तो आप बता देना 1980 में। बापोली तेल शोधन कारखाना 1980 के अंदर बना था, पानीपत के अंदर है। मेवात विकास बोर्ड भी दोस्तों 1980 के अंदर ही बना था, ये भी याद रखना है। लेकिन इसी के साथ में प्यारे प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये भी आपने याद रखना है कि यदि इससे 100 साल घटा दें 1880, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खोली गई थी 1880 में। अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था, कब, तो आप बताएंगे 1880 में। और बापोली तेल शोधन कारखाना कहां है, कहीं किसी बुक में बापोली मिलेगा तो किसी बुक में बाहोली या बापोली तेल शोधन कारखाना पानीपत के अंदर पड़ता है। आपसे पूछे कि बाहोली तेल शोधन कारखाना कहां है, तो आप बताएंगे पानीपत में। और आपसे पूछता है एग्जामिनर कि बाहोली साहिब गुरुद्वारा कहां है, बाहोली साहिब गुरुद्वारा पूछे तो आप बता देना कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा झील, लेकिन दमदमा झील सोहना गुरुग्राम में और दमदमा साहिब गुरुद्वारा पड़ता है कुरुक्षेत्र में। लेकिन महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है और राजघाट समाधि स्थल कहां है, दिल्ली में। और राजघाट गुरुद्वारा कहां है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में
कौन सा हरियाणा का प्रसिद्ध नगर है? भारत में या हरियाणा में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक उपकरण या साइंस की लैब के उपकरण कौन से स्थान पर बनते हैं? तो आप बताएंगे अंबाला। और इसी कारण अंबाला को साइंस सिटी के नाम से जानते हैं। पूरे भारत के 35% जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, साइंस के उपकरण हैं, वो कहां से बनते हैं? अंबाला। आपसे पूछे कि हरियाणा का वह शहर जहां पर 35% साइंस के उपकरण बनते हैं, तो आप बताएंगे विज्ञान के उपकरण बनते हैं अंबाला। भारत का वह शहर जहां पर 35% विज्ञान के उपकरण बनते हैं, तो आप बताएंगे अंबाला। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अंबाला। और पूरे भारत में विज्ञान के 35% उपकरण अंबाला में बनने के कारण इसे वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो आप बताएंगे अंबाला को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? माटी का मोल, क्वेश्चन यही है ना, माटी का मोल उपन्यास किसका है? तो आप बताएंगे जय नारायण कौशिक। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक ने लिखा था। कौन सा आप बताएंगे उपन्यास? माटी का मोल। उसके बाद में और उपन्यास है, वो देखिए एक बार। लाल पसीना उपन्यास किसने लिखा था? अभिमन्यु अनंत ने लिखा था। लाल धूप जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? अमृतलाल मदान ने लिखा था। नीड के आगे बाहें, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग। एक बार फिर से सुनिएगा आप। बाहें, नीड के आगे, एक छाया और मैं, और टूटा हुआ आदमी, और सुबह से पहले, और ये नए लोग। ये उपन्यास सभी किसने लिखे थे या किसके ये उपन्यास है? तो आप बताएंगे मोहन चोपड़ा के उपन्यास है। अंधा सफर उपन्यास किसका है? तो आप बताएंगे कृष्ण मदहोस का है। वन और पगडंडिया किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे उर्मी कृष्ण का है। अमानत एक शहीद की किसका उपन्यास है? कृष्ण बाछल। अमानत एक शहीद की किसका उपन्यास है? कृष्ण बाछल। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन किसकी रचना है? तो किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे जयनारायण कौशिक। उसके बाद में गांव की ओर जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? तो आप बताएंगे मधुकांत ने। नेक्स्ट जो उपन्यास है वो है साए अपने अपने किसने लिखा था? राजकुमार निजात ने लिखा था। मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति। देखिए, मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, जाल और मोती, सीप का मोती, जाल और मुक्ति, लाल बहादुर, प्रतीक्षा, वसंत फिर आएगा, और तरासे हुए पत्थर किसके उपन्यास है? तो आप बताएंगे हेमराज निर्मम। एक बार फिर से सुन लीजिएगा आप। मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, जाल और मुक्ति, लाल बहादुर, प्रतीक्षा, वसंत फिर आएगा, और तरासे हुए पत्थर किसके उपन्यास है? तो आप बताएंगे हेमराज निर्मम के उपन्यास है। जानी अनजानी राहें और अपने पराये किसके उपन्यास है? डॉक्टर शशिभूषण सिंघल के। और उसके बाद मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन। नहीं, मेहंदी रचे हाथों से काफी के माइंड में एक गाना आया होगा, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है ना। तो कोई बात नहीं, मेहंदी रंग लाएगी जरूर, लेकिन आप पढ़ लें, ठीक है। मेहंदी रचे हाथ किसकी रचना है? तो आप बताएंगे रमेश चंद्र जैन की रचना है। उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का जो सोनीपत नगर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल कंपनी का कारखाना कब लगा था? तो आप बता देना 1951 के अंदर। सोनीपत में एटलस साइकिल कंपनी का कारखाना लगा था 1951 में। सबसे ज्यादा साइकिलें बनती थी सोनीपत में, लेकिन एटलस साइकिल कंपनी का जो कारखाना है वो सोनीपत में बंद हो चुका। समय के साथ में जो व्यक्ति नहीं बदलता उसका यही असर होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, आपने देखी होगी आजकल बहुत अत्याधुनिक साइकिलें आ रही है। काश यदि एटलस साइकिल भी अपने आप को अत्याधुनिक साइकिलों में तब्दील कर लेता, अपने आप को ढाल लेता,
अपने आप को बदल लेता कि वो भी इस प्रकार की साइकिलें निकालने लगता तो मार्केट वैल्यू उसकी भी बढ़ जाती। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, उसने तो बस वही डंडे वाली साइकिल, वो एटलस, वो बेचता रहा। अब वो आजकल कोई खरीदते नहीं, आजकल अत्याधुनिक साइकिलें लोग बाग खरीद रहे हैं। तो समय के साथ में आप भी बदलिए मेरे भाई। आज समय कुछ और पढ़ने का है, आज कुछ और करने का। आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो कुछ नया पढ़ने के लिए जुड़े हैं और वो नया ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज समय वो नहीं है कि आप किसी से पढ़ते रहे, आप हमारे साथ में पढ़े और नया सीखे। नया सिखाने, वक्त के साथ में बदलो वरना वक्त आपको बदल देगा। ध्यान रखना, वक्त के साथ में आप बदल जाइए वरना वक्त आपको बदल देगा। वक्त की कदर कीजिए वरना वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। यदि अभी भी नहीं पढ़ते ना तो मात्र 26 से 27 दिन बचे हैं, दिन रात एक कर दे। दिन रात एक कर देंगे तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। और जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है और 25-26 दिन वो दिन रात एक कर देगा, सोना उठना बैठना इनके अंदर वो टाइम वेस्ट करना अपना बंद कर देगा, तो अब की बार गारंटी है कि उसको सफलता मिलेगी। और हरियाणा पुलिस में सफलता प्राप्त करना बहुत आसान है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। यदि इसमें सफलता नहीं मिली ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। वैकेंसी बहुत ज्यादा है तो आपको सफलता मिलेगी, कौन कहता नहीं मिलेगी, लेकिन आप एक जुनून तो लेकर चलिए सफलता का। आप जुनून लेकर चलिए, सफलता आपके कदम नहीं चूमे तो हमें बता देना। पढ़ना स्टार्ट कर दे, पूरी रात पढ़े, पूरे दिन पढ़े। आपको तोड़ने वाले बहुत आएंगे कि 25-26 दिन में क्या हो जाएगा, लेकिन होगा और ऐसा होगा कि देखते रह जाएंगे लोग। 25-26 दिन में ही आप नौकरी लगेंगे, देखना। तो आज बेहतरीन तरीके से आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नगर गुड़गांव की तहसील नहीं है, गुरुग्राम की तहसील नहीं। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। हालांकि ये क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है। तो भाई गुरुग्राम की तहसील नहीं है, मानेसर है, पटौदी है, फरूखनगर है और फोर्थ ऑप्शन है कोसली। तो कोसली गुरुग्राम के अंदर नहीं है, रेवाड़ी के अंदर है। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ था। तो गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों का बात करें तो गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, कार उद्योग। मारुति सुजुकी जो कंपनी है कार उद्योग की, वो ये सबसे गुरुग्राम का सबसे प्राचीन उद्योग है। और इसी के ऊपर लगभग गुरुग्राम, मानेसर, बावल वगैरह टिके हुए हैं। मारुति कंपनी यहां है। तो हालांकि एक बार इसकी फील्डिंग वगैरह बैठा दी थी गुजरात ले जाने की, आप सभी को मालूम है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहूंगा। 2008 के अंदर मारुति कंपनी में एक ऐसी दंगा हो गया था, तो वहां का जो मुख्यमंत्री था ना उस समय, उसने प्लान फिक्स कर दिया था। और यहां से मारुति गई ना तो हरियाणा, आधा हरियाणा भाई साहब अच्छा खासा कमा रहा है, सभी डिस्ट्रिक्टों के लोग हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे पंचकुला। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, फरीदाबाद। 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लेकिन पंचकुला के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें तो 898 वर्ग किलोमीटर पंचकुला का क्षेत्रफल है। फरीदाबाद जिसका क्षेत्रफल 741 है, पंचकुला जिसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है फरीदाबाद और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। खोड़िया जो नृत्य है वो किस अवसर के ऊपर किया जाता है, लड़के के विवाह के अवसर पर, लड़के के शादी के अवसर पर और तीज के उत्सव पर और होली के अवसर पर। तो ऐसा बताया जाता है कि लड़के के विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। खोड़िया वगैरह होता है ना, खोड़िया, और लड़के के विवाह के अवसर पर। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखें खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता शीतला का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर है। माता शीतला का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में 1650 में माता कृपी की याद में बना था। मुगलाई अथवा राजस्थानी शैली से बना था। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में 1650 के अंदर माता कृपी की याद में बनाया गया था, जो मुगलाई अथवा राजस्थानी शैली से बना था। यह भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन शीतला माता जो मंदिर पूजा बोर्ड है
शीतला माता मंदिर पूजा बोर्ड का गठन 1991 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन होता है तो आप बताएंगे जो भी हरियाणा का वर्तमान में मुख्यमंत्री होगा वही शीतला माता मंदिर पूजा बोर्ड का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो आप बताएंगे मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, हालांकि अब बिछ रही है रेलवे लाइन। हरियाणा का ऐसा जिला मेवात था जिसके अंदर कोई रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन अब मेवात के अंदर से रेलवे लाइन प्रस्तावित है। लेकिन हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है महेंद्रगढ़। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें जिले के नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है तो आप बताएंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर के पास में दिया था। ज्योतिषर सरोवर, ज्योतिषर सरोवर के पॉइंट की बात करें तो यह सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के ऊपर नहीं, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ज्योतिषर सरोवर। सरस्वती नदी जिसे हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नदी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के ऊपर नहीं मतलब किनारे बैठकर की थी, तो ये चीजें याद रखिएगा। ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर सरोवर के किनारे ही दिया था, ज्योतिषर सरोवर के पास ही दिया था, जो बरगद का वृक्ष है उसके पास में। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने आपसे बता दिया है कि जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये तो एग्जामिनर ने आपसे बता दिया कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पड़ता है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया था तो आप बताएंगे सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र करें तो बाबा सरवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा कि बाबा सरवणनाथ नहीं, अरे हाँ बच्चे, बाबा सरवणनाथ ने ही बनवाया था सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में। लेकिन इसी कुरुक्षेत्र के अंदर साथियों, दोस्तों, क्रांतिकारी बच्चों, स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ता है। एक स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था तो आप बताएंगे पुष्यभूति ने बनवाया था। पुष्यभूति जो कौन से वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का शासक था। और इस पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की नींव 580 में रखी थी। पुष्यभूति वंश को बाद में वर्धन वंश के नाम से जाना गया था और वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन हुआ करता था। जो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। बौद्ध धर्म दो भागों के अंदर बटा हुआ था, हीनयान और महायान। तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानने वाला व्यक्ति था। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है ये पुष्यभूति ने बनवाया था। लेकिन सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है ये बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है, आज तक एचएसएससी ने कई बार रिपीट किया एग्जाम में, कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का यदि पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। सदाशिवराव भाऊ का आपने नाम सुना होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ हुआ करता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था? तो आप बताएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था? इब्राहिम खान गारदी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और उसी सदाशिवराव भाऊ ने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। साथियों ये चीज याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। तो एक्चुअल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई ही कब थी? तो आप याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में कहां युद्ध कर चुके थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। और घटना कब की है तो आप बताएंगे 1754 की। 1754 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले फरीदाबाद में युद्ध कर चुके थे। और इन्हीं दोनों के मध्य युद्ध होता है 1761 में पानीपत के ग्राउंड में, पानीपत की जिसे तीसरी लड़ाई के नाम से जाना गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों जिसका जो सेनापति
था वो कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? ये क्वेश्चन आपको आता है, ये प्रश्न आपको आता है नो डाउट, लेकिन इसी प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकालने वो देखें। ये पूछ रहा है बहादुरगढ़ जो नगर है, बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया शहर झज्जर है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो आप बताएंगे 15 जुलाई 1997 के अंदर झज्जर जिला बना था। लेकिन बहादुरगढ़ आपसे पूछे कि बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे सराफाबाद। आपसे पूछे कि बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? हरियाणा का एंट्री गेट प्रवेश द्वार के नाम से किसे जानते हैं? बहादुरगढ़ को। हरियाणा का गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? तो आप बताएंगे बहादुरगढ़, जिसका पुराना नाम सराफाबाद है, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। झज्जर और फतेहाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट 15 जुलाई 1997 के अंदर बने थे। लेकिन बहादुरगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है बामडोली गांव, और उस बामडोली गांव से मानुषी छिल्लर है। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर का संबंध कहां से है? तो बहादुरगढ़ से। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर का संबंध कहां से? बहादुरगढ़ से। लेकिन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था? तो आप बताएंगे 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया था। किसने? हरियाणा सरकार ने। साथियों, वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें प्लीज। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? शेष सैया मतलब समझ रहे ना, जिसमें आपने देखा होगा कोई भी धारावाहिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, जिसमें सीरियल वगैरह देखा होगा, जिसमें भगवान विष्णु सांपों का एक कुंडली होती है, सांपों की कुंडली, और उसके ऊपर बैठे रहते हैं भगवान विष्णु। तो सांप जो शेष सैया, उसको हम शेष सैया बोलते हैं, और शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तो शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे फिजीलपुर से। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? फिजीलपुर से। फिजीलपुर कहां है दोस्तों? तो आप बता देना सोनीपत के अंदर। लेकिन याद रखिएगा एक फाजिलपुर भी, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो उसमें फाजिलपुर दिया है कि फाजिलपुर, तो आपने फाजिलपुर भी ठीक मानना है, ठीक है। वैसे एक फाजिलपुर पड़ता है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। तो फाजिलपुर आए तो फाजिलपुर भी मानेंगे आप ठीक, और फिजीलपुर आए तो फिजीलपुर भी ठीक मानेंगे। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? फिजीलपुर सोनीपत से। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसे कहते हैं? सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र को। भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ कहां है? तोशाम भिवानी के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित पंचतीर्थ है। और गुरु जंबेश्वर को कौन सा संप्रदाय, गुरु जंबेश्वर को कौन सा समुदाय, कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु का अवतार मानता है? तो आप बताएंगे बिश्नोई समुदाय। बिश्नोई समुदाय के सिरमौर, बिश्नोई समुदाय का सिरमौर किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को बिश्नोई समुदाय का सिरमौर कहा जाता है। हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? चौधरी भजनलाल को। हरियाणा में राजनीति का पीएचडी किसे कहते हैं? चौधरी भजनलाल को। और बिश्नोई समुदाय का सिरमौर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे चौधरी भजनलाल को। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखें, फिर आंसर बोलेंगे, फिर देखें। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? हिसार का, गुरुग्राम का, रोहतक का। और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी, तो आप बताएंगे इन सभी का। उसके बाद में हरियाणा में लोहे के पाइप का निर्माण सर्वाधिक कहां होता है? ये क्वेश्चन तो अब की बार जो ग्राम सचिव के एग्जाम हुए थे जनवरी के अंदर, उसके अंदर भी पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोहे की नलकियां, लोहे के पाइप कहां बनते हैं? तो आप बताएंगे हिसार। और इसी कारण इसे लोह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की लोह नगरी के नाम से जानते हैं, हरियाणा की स्टील सिटी के नाम से, इस्पात नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो आप बताएंगे साथियों हिसार को जानते हैं। उसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? देखिए ये पूछ रहा है कि किस जिले में नहीं होती। हरियाणा में आप सभी को मालूम है कि सबसे ज्यादा आम की जो बागवानी है, सबसे ज्यादा आम है वो कहां होता है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा आम की जो पैदावार होती अंबाला में। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखिएगा कि
आमों का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? तो हरियाणा में आमों का प्रसिद्ध मेला पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में लगता है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, जो जून जुलाई माह के अंदर लगता है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा आमों की बागवानी या आम कहां होता है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। और इसी के साथ में क्वेश्चन क्या है वो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हरियाणा के किस जिले के अंदर आमों की बागवानी नहीं है? तो देखें, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, यमुनानगर है, महेंद्रगढ़ में आमों की बागवानी नहीं है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछे तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछे तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये हरियाणा का राजकीय पक्षी है। लेकिन आपसे पूछे कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहां है, काला तितर ब्रीडिंग सेंटर कहां है, प्रजनन केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे पीपली, कुरुक्षेत्र में। और आपसे पूछे कि काला तितर पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे सिरसा, अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर काला तितर पर्यटन स्थल स्थित है। ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छे तरीके से, जहर तरीके से याद रखिएगा। हरियाणा का राजकीय पशु पूछे तो काला हिरण, याद रखिएगा काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है, जिसे आप ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। और प्रसिद्ध फल्गु का मेला, वही ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान के ऊपर आयोजित किया जाता है? ये पूछा जाता है। फल्गु का मेला, प्रसिद्ध जो फल्गु का मेला है, ये प्रसिद्ध फल्गु का मेला हरियाणा के किस स्थान के ऊपर आयोजित किया जाता है? तो आप बताएंगे फरल गांव, कैथल के अंदर। फरल गांव पड़ता है कैथल के अंदर, वहां पर ये प्रसिद्ध फल्गु का मेला लगता है। याद रखिएगा, फल्गु का मेला कहां लगता है? फरल गांव है, उसी के अंदर फल्गु का मेला लगता है। लेकिन इसी के साथ में वो कई बार ये पूछता है फल्गु तीर्थ स्थल कहां है? तो भी आप बता देना फरल गांव कैथल के अंदर। और इसी के साथ में वो चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये करता है फल्गु टैंक, फल्गु टैंक कहां है? तो फल्गु टैंक पूछे तो फल्गु टैंक भी फरल गांव कैथल के अंदर है। क्लियर है ना? क्लियर होना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? अरे मकर संक्रांति 14 जनवरी 1761 को जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई मकर संक्रांति के दिन ही हुई थी। तो मकर संक्रांति का जो त्योहार है मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो कौन से मंथ में आता है? तो आप बताएंगे जनवरी। और जनवरी में कब? 14 जनवरी को। 14 में एक जोड़ दे, 15 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, आर्मी डे मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौधरी छोटूराम का जन्म स्थान कौन सा है? चौधरी छोटूराम का आपने नाम सुना होगा, जिसे दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु सर छोटूराम, जिसका जन्म स्थान घड़ी सांपला है। दीन बंधु सर छोटूराम का जन्म स्थान के पॉइंट की बात करें तो आप बताएंगे गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक। और इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 के अंदर चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था। दीन बंधु सर छोटूराम, जिसका जन्म स्थान घड़ी सांपला, किलोई, रोहतक है, जिसका जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 के अंदर। याद रखिएगा, इसके बहुत बार हमने क्वेश्चन बता रखे हैं सर छोटूराम के। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, एक ना एक दिन हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे पिछली वीडियो के अंदर काफी स्टूडेंट है, काफी व्यूअर है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, तो उनको पता भी होगा। 1881 के अंदर भारत में पहली बार रेगुलर सेंसस हुई थी, नियमित जनगणना। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। और 24 नवंबर 1881 के अंदर जन्म होता है हरियाणा में रहबरे आजम। हरियाणा में रहबरे आजम के नाम से किसे जानते हैं? सर छोटूराम को जानते हैं। हरियाणा में रहबरे आजम के नाम से सर छोटूराम को जानते हैं। हरियाणा का राम किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सर छोटूराम को कहते हैं। और सर छोटूराम, जिसका जन्म गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक में 24 नवंबर 1881 के अंदर हुआ था। भाई क्लियर है ना? एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। आपके लिए पूरा कोर्स फ्री था, फ्री है और फ्री रहेगा, लेकिन हमें आपका प्यार और सहयोग जरूर चाहिए। जितने भी जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा, और जो मेरे से बराबर के हैं, छोटे हैं, वो अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखें, ठीक है। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? ये क्वेश्चन भी आप सभी को मालूम होगा। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर के ऊपर दिया जाता है? तो आप बताएंगे तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है। देखिए, पहले ऐसा होता था जब हम छोटे थे, आप भी छोटे होंगे, जो हमारे एज के बराबर के होंगे वो भी, हाँ ऐसा तो नहीं, सभी बड़े ही थे। तो उस समय क्या होता था कि झूले डलते थे, जो वृक्ष होते हैं उनके ऊपर झूले डलते थे।
आजकल तो कोई झूला वगला कुछ नहीं है, झूला भी नहीं है, कुछ नहीं है, और सभी फ़ोन में व्यस्त हैं। ये फ़ोन ऐसा आ गया कि सामाजिक जो चीज़ें हुआ करती थी, सामाजिक जो जीवन था, वो उसको ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। कोई जिसे स्थानीय भाषा में पींग के नाम से जानते थे, झूले वगैरह डलते थे तीज के त्यौहार के ऊपर। अब तो भाई साहब क्या आ रहा है, आजकल वाले नौजवानों को नहीं पता होगा कि तीज के त्यौहार पर क्या दिया जाता है, वरना पहले ये कहा सुनने में भी आता था, कोथली आ गई तुम्हारी या तुम्हारा भाई कोथली लेके आ गया। इस प्रकार की बातें होती थी बड़े बूढ़ों के अंदर, बड़े बूढ़ों के नहीं मतलब लेडीज के अंदर। हाँ, वर्क उनको तो क्या काम है, जेंट्स को तो। लेकिन कोथली उपहार है वो तीज के अवसर पर। कोथली का जो उपहार है वो कौन से त्योहार के ऊपर आता है? तीज के। हरियाणा में काली कमली वाले का डेरा किस स्थान के ऊपर? भाई वाह, हरियाणा के अंदर ये पूछ रहा है कि काली कमली वाले का डेरा पड़ता है, लेकिन हरियाणा में काली कमली वाले का जो डेरा है, काली कमली वाले का डेरा कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर काली कमली वाले का डेरा है। और ये काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और ये काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। काली कमली वाले का डेरा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और ये काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में किसने बनवाया था? तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप बता देना, स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने काली कमली वाले का डेरा बनवाया था। बहुत अच्छे। स्थल भोर मठ से किस ऋषि का संबंध रहा है? स्थल भोर मठ का आपने नाम सुना होगा भाई। स्थल भोर मठ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक में। रोहतक डिस्ट्रिक्ट आपने नहीं देखा है तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट जरूर देखिएगा। स्थल भोर मठ की स्थापना बाबा चौरंगी नाथ ने की थी, जो नाथ संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। स्थल भोर मठ की स्थापना चौरंगी नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय का जनक गुरु गोरखनाथ को माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जो शिव के भगत थे, गुरु गोरखनाथ जिसके शिष्य हुआ करते थे मस्तनाथ। और बाबा मस्तनाथ की याद में मेला कहां लगता है? स्थल भोर मठ के ऊपर। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहां है? स्थल भोर मठ रोहतक के अंदर। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में कब बनी थी? तो 2012 में। लेकिन याद रखिएगा स्थल भोर मठ से कौन से ऋषि का संबंध है? मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ का संबंध है। लेकिन 17 सितंबर 2017 में बाबा चांदनाथ की डेथ हो जाती है। और चांदनाथ की डेथ होने के बाद में स्थल भोर मठ की गद्दी के ऊपर बाबा बालकनाथ को बिठाया जाता है। वो बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद है, अलवर जो राजस्थान के अंदर पड़ता है और राजस्थान हरियाणा के साथ में सबसे लंबी बॉर्डर लाइन बनाता है। राजस्थान हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगता है और जींद के साथ में भी हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। इसी कारण हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जींद को जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, जुड़े रहिए लगातार। उसके बाद में क्वेश्चन, हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले के अंदर है? तो ये इसमें दे रखा है ऑप्शन संयुक्त भिवानी, मतलब चरखी दादरी और भिवानी को लेकर है, तो आप बताएंगे संयुक्त भिवानी। वैसे पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पूछे तो आप बताएंगे डेंसिटी अंबाला के अंदर। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी का उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है? तो आप बताएंगे खुम्बी का उत्पादन होता है वो सोनीपत के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो खुम्बी है, खुम्बी जिसे स्थानीय भाषा के अंदर शायद आप सांप की छतरी के नाम से जानते थे और जानते भी हैं, उस खुम्बी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। हरियाणा में सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादित होती है सोनीपत में, आम होता है अंबाला में, और सिट्रस फल मतलब खट्टे फल कहां होते हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर, केला फतेहाबाद में, और सबसे ज्यादा सेब भी कहां होता है? फतेहाबाद के अंदर होता है। सबसे ज्यादा आलू और शकरकंद कहां होता है? कुरुक्षेत्र में होता है। सबसे ज्यादा प्याज कहां होता है? तो आप बताएंगे प्याज अंबाला में होता है। सबसे ज्यादा आड़ू का उत्पादन कहां होता है? तो आप बताएंगे साथियों सिरसा के अंदर। तो साथियों, इस रणदीप हुड्डा का आपने नाम सुना होगा। रणदीप हुड्डा जिसकी पहली फिल्म जो थी मानसून वेडिंग थी 2002 के अंदर। रणदीप हुड्डा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप बताएंगे अभिनय से रणदीप हुड्डा का संबंध है। रणदीप हुड्डा कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप बताएंगे रोहतक के कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे जसिया गांव रोहतक से है। रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री कौन सी फिल्म से की थी? तो आप बताएंगे मानसून वेडिंग मूवी थी, उससे रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। ये मूवी कब आई थी? तो आप बताएंगे 2002 के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मानसून वेडिंग 2002 के अंदर आई थी। 2002 का एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, ये क्या है वो देखें आप, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र कब बना था? 2002 में। हरियाणा के अंदर देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। और याद रखिएगा रणदीप हुड्डा ने बॉलीवुड में एंट्री मानसून वेडिंग फिल्म से कब की थी? तो आप बता देना 2002 में। रणदीप हुड्डा का गाना आपने सुना होगा, रणदीप हुड्डा और फाजिल पुरिया का गाना आपने सुना होगा, तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, है ना, इस प्रकार से ये रणदीप हुड्डा वगैरह था, कोई बात नहीं, आपने सुना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना होता है? हरियाणा के अंदर जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु, उस शीत ऋतु के अंदर औसत तापमान कितना होता है? तो आप बताएंगे 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में शीत ऋतु में औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर का जिक्र करें तो 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, हरियाणा के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर औसत तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ग्रीष्म ऋतु के अंदर औसत तापमान की जिक्र करें तो 35 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु के अंदर हरियाणा में एवरेज टेम्परेचर देखे, औसत तापमान देखे तो 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्म महीने, अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस, हरियाणा में औसत तापमान है। हरियाणा में सबसे गर्म महीने कौन से होते हैं? मई और जून। मई व जून ये हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीने हैं। हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीने कौन से होते हैं? मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा जो साहित्य अकादमी है जिसकी मुख्य पत्रिका हरिगंधा है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा है, उस हरिगंधा पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है? हरियाणा साहित्य अकादमी से। लेकिन हरियाणा साहित्य अकादमी का हेड ऑफिस कहां है, मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ जिसकी नींव 1952 में रखी गई थी। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव भी 1952 में रखी गई थी। और आपने नाम सुना होगा जगाधरी का। जगाधरी जो यमुनानगर का एक शहर है जहां पर बर्तन वगैरह बनते हैं, पीतल के बर्तन वगैरह बनते हैं। पीतल के बर्तन तो रेवाड़ी के अंदर बनते हैं, सॉरी, बर्तन नगरी के नाम से जगाधरी को जानते हैं और पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को। पीतल के बर्तन रेवाड़ी में बनते हैं भाई, ये याद रखे, सॉरी, पीतल के बर्तन रेवाड़ी में बनते हैं तो पीतल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं। बर्तन नगरी किसको कहते हैं? जगाधरी को कहते हैं। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे फिजीलपुर से। और फिजीलपुर कहां है? सोनीपत में। और सोनीपत जिसको सोने का शहर भी कहते हैं। लेकिन हरियाणा में सोना खनिज सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो आप बताएंगे नारायणगढ़ में। और नारायणगढ़ कहां है? तो बताएंगे अंबाला के अंदर। और अंबाला कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहां होता है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर होता है। लेकिन आप याद रखिएगा हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उस साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां है, हेड ऑफिस कहां है, मुख्यालय कहां है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ जिसकी नींव रखी गई थी 1952 के अंदर रखी गई थी। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? तो आप बता देना साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। चंडीगढ़ जिसकी नींव कौन से देश के व्यक्ति ने, सॉरी, चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? चंडीगढ़ के डिजाइनर का जिक्र करें तो चंडीगढ़ का डिजाइनर ली कॉर्बूजियर था। चंडीगढ़ का डिजाइनर ली कॉर्बूजियर था जो फ्रांस देश का निवासी था। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के ऊपर स्थित है। तो यह चीज भी आपने याद रखना है। अब चंडीगढ़ का डिजाइन यदि ली कॉर्बूजियर ने तैयार किया, चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? ली कॉर्बूजियर। चंडीगढ़ का डिजाइनर यदि ली कॉर्बूजियर था तो हरियाणा विधानसभा का भवन कहां है? चंडीगढ़ में। तो हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर कौन हुए? ली कॉर्बूजियर। हरियाणा हाईकोर्ट का भवन कहां है? चंडीगढ़ में। तो हरियाणा हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर कौन हुए? तो आप बताएंगे ली कॉर्बूजियर। हरियाणा हाईकोर्ट भवन के डिजाइनर ली कॉर्बूजियर, हरियाणा विधानसभा भवन के डिजाइनर ली कॉर्बूजियर, और चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन है? तो आप बताएंगे ली कॉर्बूजियर है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। बहुत अच्छे। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन, कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का कहां आयोजित किया गया था? तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम के अंदर। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी के रूप में किसकी प्रस्तुति है? पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? गुरु रूप में, सॉरी, पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? यही है ना, किसकी प्रस्तुति की है? तो पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था भाई। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी प्रस्तुति की है, या पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा, मान सिंह। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी प्रस्तुति की है? तो आप बताएंगे प्यारे साथी, सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट बताएंगे मान सिंह। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से।
पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु के नाम था, गुरु का नाम क्या है? मानसिंह। बाजे भगत का गुरु का नाम क्या है? तो आप बताएंगे हरदेव। धनपत सिंह के गुरु का नाम क्या है? तो जमुआ पीर। और चंदगी राम के गुरु का नाम क्या है? तो धनपत सिंह। और धर्मवीर के गुरु का नाम क्या है? तो आप बताएंगे चंदगी राम। एक बार फिर से देख लीजिए, एक तरफ आप डालेंगे प्रमुख सांगी, दूसरी तरफ उनके गुरु लिखेंगे। सांगी पंडित लक्ष्मीचंद जिनके गुरु का नाम मान सिंह, सांगी बाजे भगत जिसके गुरु का नाम हरदेवा, सांगी धनपत सिंह जिनके गुरु का नाम जमुआ पीर, सांगी चंदगी राम जिसके गुरु का नाम धनपत सिंह, और सांगी धर्मवीर जिनके नाम चंदगी राम, जिसका नाम क्या है? चंदगी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? देखे भाई एक बार, तो ये क्वेश्चन सभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जहर तरीके से समझ में आ रहा होगा, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सभी क्वेश्चन यदि समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को फैलाएं भाई। यह है टांगरी नदी, जो टांगरी नदी है, ये टांगरी नदी जिसका उद्गम स्थल कौन सा, कहां से निकलती है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स से निकलती है। टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है भैया, ये चीजें याद रखिएगा। टांगरी जो नदी है, ये टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है, छोटी नदी है। और ये टांगरी नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे मारकंडा की सहायक है। मारकंडा किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे सरस्वती की सहायक है। तो ये याद रखिएगा, मारकंडा जिसका पुराना नाम अरुणा है। मारकंडा जिस नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र नदी बताई जाती है, सरस्वती नदी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना कौन सी नदी के किनारे बैठकर की थी? सरस्वती नदी के किनारे बैठकर की थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि टांगरी नदी कहां से निकलती है? टांगरी नदी मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है। ये टांगरी नदी छोटी नदी है जो मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला से बहती हुई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के पास में ये सरस्वती नदी के अंदर मिल जाती है। कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है वो मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान, मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जानते हैं? बैट के नाम से। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है। अब आपने याद कैसे रखना है? मारकंडा, मारकंडा मतलब मारते किससे हैं? बैट से। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट के नाम से जाना जाता है। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? नैली। घग्गर नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसको नैली के नाम से जानते हैं, और मारकंडा नदी जो बाढ़ का मैदान बनाती है उसे बैट के नाम से। हरियाणा के अंदर विशेष रूप से दो ही नदियां बाढ़ का मैदान बनाती है। यदि एक आपको याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मारते किससे? बैट से। मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान बैट, और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली के नाम से जाना जाता है। मोरनी हिल्स से निकलती है टांगरी नदी। मोरनी हिल्स जिनकी एवरेज हाइट का जिक्र करें तो 1220 मीटर जिनकी एवरेज हाइट है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो हरड़ की जो फसल होती है वो मोरनी हिल्स के ऊपर होती है। मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच, मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच सारा पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा मई 2017 के अंदर शुरू की गई थी, जिसका नाम था आरोग्यम। आरोग्यम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चलती है मोरनी हिल्स और पिंजौर के बीच में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत, महारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किस विभाग से? पहले सॉरी ये है, महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 के अंदर हुई थी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये है कि महारा गांव जगमग गांव योजना का संबंध किस विभाग से है? तो महारा गांव जगमग गांव मतलब महारो गांव, जगमग, जगमग गांव मतलब जगमग, दिन में तो सूर्य के प्रकाश से जगमग ही रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है तब भी जगमग रहे। तो जगमग रहने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कौन से विभाग का कार्य है, कौन से विभाग की योजना है? तो विद्युत प्रसारण विभाग की। महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर 1 जुलाई 2015 के अंदर चली थी, जिसमें 24 घंटे गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और ये योजना ये किस विभाग ने चलाई है? तो आप बताएंगे विद्युत प्रसारण विभाग ने चलाई है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत जो महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखी थी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र नदी है। लेकिन महाभारत जो है
इस महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आप बताएंगे जय संहिता इसका मूल नाम है। गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? गुड़ियानी से जो ख्याल गायक हुआ करते थे उसका नाम था कल्लन खा। कल्लन खा, कल्लन खा। ये कल्लन खा जो कहां से हुआ करते थे? गुड़ियानी रेवाड़ी से ये कल्लन खा हुआ करते थे जो ख्याल गायक थे। कल्लन खा ख्याल गायक जिनका संबंध कहां से? गुड़ियानी रेवाड़ी से। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गुड़ियानी रेवाड़ी से कौन से ख्याल गायक थे? तो आप बताएंगे कल्लन खा ख्याल गायक थे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, मजा आएगा। तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता को समर्पित? अरे भाई मजेदार क्वेश्चन है। तोशाम के जो अति प्राचीन, पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि तोशाम कहां है? तो आप बताएंगे भिवानी के अंदर। लेकिन तोशाम के जो प्राचीन मंदिर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि तोशाम के अति प्राचीन जो हिंदू मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो तोशाम के अति प्राचीन हिंदू मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर को कहते हैं। सन्निहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे सोनीपत से मिली है। कहां से मिली है? तो आप बता देना सोनीपत से मिली है। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो आप याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आप बताएंगे मोहनबाड़ी से मिली है। मोहनबाड़ी रोहतक से मिली है। और चौथा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार, गुरु जंबेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार कौन सा संप्रदाय मानता है? तो बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई समुदाय का संबंध विशेष रूप से हिसार से है। तो बिश्नोई मंदिर भी कहां पड़ता है? हिसार में। जिसमें आपने नाम सुना होगा कुलदीप बिश्नोई, जो भजनलाल के पुत्र हैं, चौधरी भजनलाल, जिनकी डेथ 2011 के अंदर हुई थी और जिनका जन्म 1930 के अंदर हुआ था, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने एक हज का पार्टी बनाई थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 के अंदर। लेकिन देश का पहला मोबाइल कोर्ट भी 2007 के अंदर मेवात में ही खोला गया था। देश का पहला मोबाइल कोर्ट जिसे हम चल न्यायालय के नाम से जानते हैं। देश का पहला मोबाइल कोर्ट जिसे हम चल न्यायालय के नाम से जानते हैं वो कहां है? तो आप बताएंगे मेवात में। कहां है भैया? मेवात के अंदर। क्या? देश का पहला मोबाइल कोर्ट मेवात, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नुहू के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी 1-2 बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में। हरियाणा के अंदर जो गांव के अंदर अमावस्या की छुट्टी की जाती, अब तो शायद बैल वगैरह भी नहीं बचे, पहले होते थे। हरियाणा के अंदर अमावस की छुट्टी का मतलब बैलों की छुट्टी से है। बैल वगैरह जो किसान वगैरह पहले जोतते थे बैलों से खेतों को, उनकी छुट्टी से विशेष रूप से हुआ करता था कि अमावस्या को छुट्टी करेंगे जिसमें बैलों की छुट्टी होगी, वरना पूरे मंथ चलता रहता था। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मेवात में। देखिए सोहना तावड़ू बोला जाता, अक्सर सोहना तावड़ू बोला जाता है, लेकिन सोहना तो जो पड़ता है वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। सोहना के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है और उस रैली की शुरुआत कब हुई थी? 1964 के अंदर। लेकिन जो तावड़ू नगर है वो तावड़ू नगर मेवात नुहू के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यमुनानगर के गांव मुगलावली से किस नदी के पानी के चैनल मिले हैं? यमुनानगर का जो गांव मुगलावली है, उस मुगलावली गांव से कौन सी नदी के पानी के चैनल मिले हैं? तो आप बताएंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे आदि बद्री से। और आदि बद्री कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और आदि बद्री का मेला भी कहां लगता है? यमुनानगर में। सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है हरियाणा में आदि बद्री नामक स्थान से। सरस्वती नदी के पानी के चैनल कौन से गांव से मिले हैं? मुगलावली गांव से मिले हैं। मुगलावली गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार के ऊपर किया गया था? महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार के ऊपर किया गया था? तो आप बताएंगे रक्षाबंधन। 2015 के अंदर जो रक्षाबंधन आया था, 2015 के अंदर 29 अगस्त को रक्षाबंधन था और उसी 29 अगस्त 2015 से महिला थानों की शुरुआत की गई थी पंचकुला से। तो ये याद रखिएगा, महिला थानों की शुरुआत कौन से त्योहार के ऊपर की गई थी? रक्षाबंधन से की गई थी। और कहां से की गई थी? पंचकुला से। और कब की गई थी? 29 अगस्त 2015 से की गई थी। बहुत अच्छे।
कपिल मुनि का संबंध किस स्थान से है? ये पूछ रहा है आपसे। कपिल जो मुनि है, कपिल मुनि ऋषि है, इनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत कैथल से। कपिल मुनि का संबंध कलायत कैथल से है। लेकिन कलायत कैथल का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध है। याद रखिएगा, कलायत कैथल से ही मंडार राजपूतों का संबंध है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। योग व आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है, जिनका जन्म 1965 में सैद अलीपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था। कल्पना चावला जिसका जन्म 1961 में हुआ, बाबा रामदेव को 1965 में। कहने का मतलब कल्पना चावला से 4 साल छोटे हुए। कौन? बाबा रामदेव। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र किस स्थान पर खोला गया? देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां खोला गया? तो आप बताएंगे हसनपुर, सोनीपत के अंदर। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहां खोला गया? हसनपुर। और हसनपुर कहां है? सोनीपत में। लेकिन किस नाम से खोला गया? तो आप बताएंगे नंदघर के नाम से। किस नाम से खोला गया? नंदघर के नाम से खोला गया था। चीनी यात्री हिणसांग का हरियाणा में निवास कब से कब रहा? चीनी यात्री हिणसांग जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो चीनी यात्री हिणसांग जिसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम सी यू की था, और उस पुस्तक के अंदर हरियाणा के थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। उस पुस्तक के अंदर हरियाणा के थानेसर नगर का वर्णन मिलता है। वो चीनी यात्री हिणसांग जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वो चीनी यात्री हिणसांग जो हरियाणा में कब से कब रहा था? तो आप बताएंगे 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में रहा था। 634 से लेकर 644 तक। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब फिलहाल कितनी राशि दी जाती है? तो आप बताएंगे 6 करोड़ रुपए। ओलंपिक खेलों के अंदर जो स्वर्ण पदक विजेता है, इसको वर्तमान में 6 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले ये धनराशि 5 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। ओलंपिक खेलों में कोई रजत पदक जीत कर आता है, कोई रजत पदक जीत कर आता है, तो उसको पहले तो 3 करोड़ रुपए मिलते थे, अब ये धनराशि 4 करोड़ की हो गई। ओलंपिक खेलों में कोई खिलाड़ी यदि कांस्य पदक जीत कर आता है, कांस्य पदक जीत कर आता है, तो पहले ये धनराशि 2 करोड़ की दी जाती थी, अब ये धनराशि 2.5 करोड़ की हो गई। ओलंपिक खेलों के अंदर कोई भी प्रतिभागी खिलाड़ी है, वो उसको पास कर लेता है, ओलंपिक खेल खेलने जाता है, वो जीतता नहीं है वहां पर, तो उसको भी धनराशि दी जाएगी। पहले 10 लाख और अब 15 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान है। यदि एशियन गेम होते हैं और एशियन गेम में कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है, तो पहले उसको 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती थी। वर्तमान में एशियन गेम में कोई भी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा तो उसको 3 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। पहले एशियन गेम में कोई रजत पदक जीतकर आता था पहले, तो उसको 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती थी। और एशियन गेम में कोई वर्तमान में रजत पदक जीतकर आता है तो उसको 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि से नवाजा जाएगा। एशियन गेम में कोई पहले कांस्य पदक जीतकर आता था तो उसको 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। और एशियन गेम में कोई आज कांस्य पदक जीतकर आता है तो उसको 75 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन जो एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रतिभागी जो खिलाड़ी होते हैं, उनको पहले धनराशि दी जाती थी 5 लाख और अब धनराशि दी जाती है 7.5 लाख। मतलब कहने का मतलब जैसे ही गेम्स वगैरह होते हैं उनसे पहले सभी देशों के अंदर ट्रायल चलता है कि इस खिलाड़ी को हम भेजें या नहीं भेजें, उसका टेस्ट होता है। यदि वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है ओलंपिक वगैरह में जाने के लिए, एशियन गेम्स में जाने के लिए पास हो जाता है, तो उसको धनराशि दे दी जाती है। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ खेल में यदि कोई खिलाड़ी पहले स्वर्ण पदक जीत कर आता था तो उसको 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिलती थी। लेकिन कॉमनवेल्थ खेल में यदि कोई वर्तमान में स्वर्ण पदक जीत कर आएगा कोई खिलाड़ी, तो 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। कॉमनवेल्थ खेल में यदि कोई पहले खिलाड़ी रजत पदक जीतकर आता था तो 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और अब यह धनराशि 75 लाख कर दी गई। कॉमनवेल्थ खेल में कोई खिलाड़ी यदि कांस्य पदक जीतकर आता था तो उसको 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, अब यह धनराशि 50 लाख कर दी गई। और कॉमनवेल्थ खेल में जो पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी होते हैं, प्रतिभागी खिलाड़ी होते हैं, उनको 5 लाख रुपए की धनराशि पहले दी जाती थी और अब यह धनराशि 7.5 लाख रुपए कर दी गई।
पूर्व थल सेना अध्यक्ष, आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव कौन सा है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ था। जब दलबीर सिंह सुहाग आर्मी के चीफ हुआ करते थे उस समय एसएससी के अंदर जो एग्जाम हुए थे उस समय ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये पूछ रहा है कि दलबीर सिंह जो सुहाग है, दलबीर सिंह सुहाग पूर्व आर्मी चीफ, दलबीर सिंह सुहाग का संबंध हरियाणा के कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे बेरी से। धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? धनाढ्य, धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से, धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से जाना जाता है बेरी को। हरियाणा में मंदिरों का गांव कहा जाता है बेरी को। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग का संबंध कहां से है? बेरी से। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहां से है? बेरी से। बेरी कहां है? झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां है? बेरी में। भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां लगता है? बेरी में। बहुत बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर करते चलेंगे एक एक पॉइंट आपके। दलबीर सिंह सुहाग पूर्व आर्मी चीफ जिसका संबंध बेरी से है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जिनका संबंध बेरी से था। भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां है? बेरी में। भीमेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है? तो आप बताएंगे बेरी के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों याद रखिएगा, धनाढ्य, धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से भी बेरी को जानते हैं। और मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? बेरी को। मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? मंदिरों, सबसे ज्यादा मंदिर कौन से जिले के अंदर है? तो आप भिवानी को चुनेंगे। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कौन से गांव में है? सबसे ज्यादा मंदिरों की बात करें तो बेरी में। और बेरी कहां है? झज्जर में। और झज्जर कहां है? हरियाणा में। और हरियाणा कहां है? भारत में। और भारत कहां है? एशिया में। एशिया कहां है? वर्ल्ड में। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो आप बताएंगे रोहतक, पंचकुला, अग्रोहा, सोनीपत। तो इसमें पंचकुला है, ये अति प्राचीन नगर नहीं है। रोहतक भी प्राचीन नगर है, सोनीपत भी प्राचीन नगर है। ये तो महाभारत कालीन नगर है सोनीपत, जिसका महाभारत काल के दौरान क्या नाम हुआ करता था? सोनप्रस्थ। अग्रोहा भी 3000 वर्ष पुराना नगर है। अग्रोहा 3000 वर्ष पहले महाराज अग्रसेन ने बसाया था। अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी है जो 1994 के अंदर बना था। वो अग्रोहा जो हिसार के अंदर पड़ता है, जो अगर वंशीय वैश्य वंश की राजधानी भी हुआ करता था। अग्रोहा से राजा का मुकुट, सूर्यदेव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट मिली है जिसके ऊपर सारे गामा पाधानी लिखा हुआ है। 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर सारे गामा पाधानी लिखा हुआ कहां से मिली है? अग्रोहा से। लेकिन 9वीं सदी में हरियाणा का वह शहर जो घोड़ों के व्यापार का बड़ा प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, हरियाणा में 9वीं सदी के अंदर घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र पेहुआ हुआ करता था। पेहुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, कुरुक्षेत्र। वैसे 4 सीट हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से सीट नहीं है। सभी जिलों के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र के सभी जिलों के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से सीट नहीं, सभी जिलों में जिलों के नाम पर सीट है, लेकिन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे। कोहिनूर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, या कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? ये पूछ रहा है। एक समाचार पत्र हुआ करता था कोहिनूर, और ये कोहिनूर समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने निकाला था? तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। कोहिनूर समाचार पत्र जिसका प्रकाशन किसने किया था? तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो स्वतंत्रता सेनानी है, इनका संबंध गुडियानी रेवाड़ी से रहा है। एक समय ऐसा था कि गुडियानी जो गांव है ये झज्जर के अंदर था, लेकिन एक समय ऐसा था कि झज्जर ऑटोमेटिक रोहतक में था, तो गुडियानी गांव भी रोहतक के अंदर हुआ करता था प्राचीन समय के अंदर। ये याद रखिएगा। तो कोहिनूर समाचार पत्र है, ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था, हिंदी व उर्दू के ऊपर समान अधिकार रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध गुडियानी झज्जर से है। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी समाचार पत्र निकाले थे, और उर्दू के अंदर अखबार ए चुनार,
अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। हिंदी व उर्दू पर समान अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद मंगवासी और उर्दू में अखबार ए चुनार और कोहिनूर समाचार पत्र निकाले थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। लेकिन बाबू बाल मुकुंद गुप्त तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, 1909 के अंदर जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, उसका विरोध बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसका विरोध कौन से पत्रों के माध्यम से किया था? तो आप बताएंगे शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे। ये समाचार एक पत्र निकालते थे, शिव शंभू के चिट्ठे नामक पत्रों के माध्यम से बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने 1909 के अंदर किसका विरोध किया था? तो आप बता देंगे 1909 के अंदर किसका विरोध किया था? मार्ले मिंटो सुधार का। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मुर्रा एक नस्ल, एक किस्म है मुर्रा, खालिस्तान इसकी एक किस्म है सुअर की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। ये तो आप सभी को मालूम है, भैंस की। हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध भैंस की कौन सी नस्ल है? तो आप बताएंगे मुर्रा भैंस। और हरियाणा में काला सोना किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस को। लेकिन मुर्रा भैंस की और ज्यादा नस्ल सुधारने में, मुर्रा भैंस की और ज्यादा नस्ल सुधारने में हरियाणा के का सहयोग कौन सा देश करेगा? ब्राजील। ब्राजील कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से होकर भूमध्य रेखा और जहां से होकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे आप मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो गुजरती है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा और जहां से होकर गुजरती है मकर रेखा, ब्राजील है। ब्राजील जिसका सबसे बड़ा नगर रियो डी जनेरियो है, जहां पर 2016 के ओलंपिक हुए थे। 2016 के ओलंपिक में जीतकर आई थी साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक जिनका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है। साक्षी मलिक जिसका जन्म 2 सितंबर 1992 के अंदर हुआ था, जिसका संबंध कुश्ती से है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से हुई थी। पानीपत से श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी जो गंगा जिसकी सबसे लंबी सहायक यमुना है, यमुना हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। रेवाड़ी से 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। लेकिन याद रखिएगा गंगा यमुना हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर से। कलेसर यमुनानगर के अंदर पड़ता है। कलेसर नेशनल पार्क 2003 में बना था। हरियाणा में वनस्पति वन योजना 2003 के अंदर चली थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर 2003 के अंदर चली, 2003 के अंदर बनी थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर 2003 में बनी थी। हरियाणा में देवी रक्षक योजना 2003 में चली थी। और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चूहरपुर गांव में है, और जो 2003 में बना था। और चूहरपुर गांव में 110 एकड़ में बना था। और चूहरपुर गांव यमुनानगर में है। और यमुनानगर के कलेसर से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में बाहर निकलती हसनपुर से, और हसनपुर पड़ता है पलवल में, लेकिन एक हसनपुर है सोनीपत में। हरियाणा का प्रथम अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हसनपुर सोनीपत में किस नाम से खोला गया था? नंदघर के नाम से। साथियों एकदम जहर तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से हरियाणा जीके पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पूरे हरियाणा में फैला दो। आप जितने भी स्टडी ग्रुप में आप जुड़े हैं सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है, अपील है। हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? हरियाणा के अंदर विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो आप बताएंगे गांव में जो सम्मानित वृद्ध व्यक्ति होता है, कहने का मतलब जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है गांव में, उस व्यक्ति को पंचायती रुपया दिया जाता है। गांव में पंचायती रुपया जो शादी के अंदर, विवाह के अंदर जो पंचायती रुपया दिया जाता है, जैसे आप कुछ क्रांतिकारी होंगे जो अब की बार मेहनत करेंगे तो हरियाणा पुलिस वगैरह में लगेंगे, उनके बाद में उनका आगे का प्रोसेस होगा तो उनका विवाह होगा, और विवाह होगा तो पंचायती रुपया जो गांव में दिया जाएगा, जो सबसे एज्ड व्यक्ति है, सबसे वृद्ध व्यक्ति है, उनको पंचायती रुपया दिया जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? तो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। बेटी बचाओ
और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो आप बताएंगे श्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से की थी? पानीपत से। कब की थी? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 2015 में, जिसकी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से इसलिए की गई क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सेक्स रेशियो देश में सबसे कम है। 1000 पुरुष हैं और महिलाएं 879। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब 121 व्यक्ति बच गए बेचारे। 121 व्यक्ति कहां जाएंगे? पड़ोसी राज्यों में। अरे पड़ोसी राज्य जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। अब ये लिंगानुपात सबसे कम था देश में, तो इस लिंगानुपात को सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। देखिए ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन 121 व्यक्तियों में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और तो समझ ही गए होंगे आप। नहीं, 121 व्यक्तियों में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। 121 व्यक्ति बचते हैं क्योंकि महिलाएं नहीं है, पुरुष 1000 है, महिलाएं 879, तो विवाह होगा कहां से? 121 व्यक्ति बचते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति इनके अंदर। तो कोई बात नहीं है, वैसे पड़ोसी राज्य है, कोई बात नहीं, जिंदाबाद है, घबराओ मत। तो इसीलिए भी खास करके नौकरी तो इसलिए भी जरूरी हो जाती, आगे का प्रोसेस तभी चलेगा तब आपको नौकरी वगैरह लगेगी। नहीं, लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ नौकरी उन्हें भी चाहिए, और एक्चुअल में होनी भी चाहिए। यदि जो आप मेहनत करेंगी लड़कियां, उनको भी नौकरी मिलेगी, कन्फर्म बात है। नौकरी अपने आप में ही, सरकारी नौकरी मतलब तो भाई साहब समाज के अंदर ऊंचा स्थान प्राप्त करना एक तरीके से। और देखिए एक्चुअल में सरकारी नौकरी है लास्ट, आपके पास में फर्स्ट एंड लास्ट सरकारी नौकरी है। उसके बाद में आपको प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी। प्राइवेट नौकरी कहीं भी नहीं है। आपको जितनी मेहनत आप प्राइवेट नौकरियों में घूम फिर के करेंगे ना, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां जाएंगे, वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। चिंता मत करो, वो पड़ोसी राज्य वालों को लेते हैं। हालांकि हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने कह तो दिया कि 75% आरक्षण है, लेकिन एक बार पूछना, आपके गांव का पड़ोस का जो भी इंडस्ट्रियल एरिया, गुरुग्राम वगैरह, बावल वगैरह या सोनीपत वगैरह के इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है आपके गांव का बंदा, या कोई भी आपका जानकार या रिश्तेदार कोई भी है, जाते उनसे पूछ के देखना कि 75% हकीकत में लेते या नहीं लेते। 75% लेते या नहीं लेते, तो कहीं पर भी नौकरी नहीं है, ध्यान रखना। प्राइवेट यदि आपको लगना है तो सरकारी ही लगना है, वरना नौकरी नहीं है, ध्यान रखना। और आप कास्ट क्लासेस के ऊपर जुड़े हैं तो हम आपके सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी करेंगे। कितना भी टाइम यदि पढ़ाना पड़ा तो हम पढ़ाएंगे। आपके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आपने कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐप वगैरह कुछ भी नहीं करना। आपने कास्ट क्लासेस के ऊपर आना है, पढ़ना है, सब कुछ करवाएंगे। देखिए बहुत कुछ करवाने की चाहत हमारे अंदर है, और आपको नौकरी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम की जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी है? तो आप बताएंगे मेवात की। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रधानता है? सबसे ज्यादा खनिज कौन से जिले के अंदर मिलते? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ है। कानोड़ का किला किसने बनवाया था? बलबन ने। कौन से वंश का शासक था? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी। कौन से युद्ध में हारा था? तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 के अंदर हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन 1192 में अगले ही साल तराइन की दूसरी लड़ाई होती, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे। वैश्विक शिखर सम्मेलन 2016 किस नगर में आयोजित किया गया? वैश्विक जो शिखर सम्मेलन है 2016 का, वो कौन से नगर में आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। रानिया नगर किस जिले के अंदर आता है? रानिया नामक कस्बा आपने नाम सुना होगा रानिया का। रानिया जिसका पुराना नाम राजबदूर है, ये रानिया नगर किस जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था, और इस रानिया का एक विद्रोह भी हुआ था।
रानिया का विद्रोह 1818 में, छछरौली यमुनानगर का विद्रोह भी 1818 में, लेकिन रानिया का 1818 में जो विद्रोह हुआ था वो नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। 1818 में जो रानिया का विद्रोह हुआ था वो नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। ये चीजें याद रखिएगा। रानिया से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सफाया कर दिया था नूर मोहम्मद खान ने, ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम राजबहादुर है और रानिया की स्थापना राय बीरू ने की थी। किसने की थी? राय बीरू ने की थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती। तो जब चरखी दादरी जिला नहीं बना था, चरखी दादरी जिला नहीं बना था, उस समय रोहतक एकमात्र ऐसा जिला हुआ करता था जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही चरखी दादरी जिला बना, इसकी सीमा भी किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती। तो हरियाणा के ऐसे जिले जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है, तो एक तो चरखी दादरी और एक रोहतक है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में नहीं लगती है। लेकिन हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य। सबसे लंबी बाउंड्री लाइन कौन बनाता है? राजस्थान। और सबसे छोटी बाउंड्री लाइन कौन बनाता है? तो आप बताएंगे सबसे छोटी बनाता है उत्तराखंड। कौन से जिले के साथ में? यमुनानगर। और हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर है जो लगता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, और किससे लगता है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड से। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और पीपलाद ऋषि का संबंध बाघोत तीर्थ से है। देखिए ये क्वेश्चन तो उसने एग्जामिनर ने आपसे बता दिया कि एक ऋषि है जिसका नाम है पीपलाद ऋषि, और वो कह रहा है कि पीपलाद जो ऋषि है इसका संबंध बाघोत तीर्थ से है। बाघोत जो तीर्थ है वहां से पीपलाद ऋषि का संबंध है। बाघोत के अंदर एक तीर्थ स्थल पड़ता है। बाघोत में तीर्थ स्थल तो क्या है? एक्चुअल में हरियाणा में प्रसिद्ध शिव का मेला बाघोत में लगता है। हरियाणा में प्रसिद्ध शिव के मेले 3-4 जगह लगते हैं। एक तो सबसे पहले बाघोत नाम आएगा कि बाघोत के अंदर प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। दूसरा इंछापुरी गुरुग्राम के अंदर प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। तीसरा गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है। लेकिन बाघोत के अंदर जो प्रसिद्ध शिव का मेला लगता है वहां से एक ऋषि थे जिसका नाम था पीपलाद ऋषि। पीपलाद ऋषि, तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। पीपलाद ऋषि का संबंध कहां से है? बाघोत से। प्रसिद्ध शिव का मेला हरियाणा में कहां लगता है? बाघोत में। और बाघोत कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। ढोसी की पहाड़ी जो दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है, चौवन ऋषि का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे ढोसी के पहाड़ी से। जमदाग्नि ऋषि का संबंध कहां से है? राखी घड़ी से है। कहां से है? राखी घड़ी से जमदाग्नि ऋषि का संबंध है। तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो ऑप्शन देखें, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, तुलसीदास शर्मा और पंडित मांगेराम। तो तुलसीदास शर्मा है, ये नहीं है। तुलसीदास शर्मा दिनेश जिनका संबंध भिवानी से है। भक्त भारती, मतवाली मीरा और श्याम सतसई। भक्त भारती, मतवाली मीरा और श्याम सतसई किसकी रचना है? तो आप बताएंगे तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, और आप हमारी बातों को मानेंगे भी, कन्फर्म बात है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लगातार अपना प्यार और सहयोग बनाकर रखिएगा। हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।